सलमा का शोहर मरा तो इसने फैक्ट्री में काम करके अहमद को पाला और अहमद ने अपनी पसंद की शादी कर ली। अहमद की बीवी ने सलमा को नौकरानी बना लिया और जब दिल चाहता इसे गालियां देने लगती और अहमद सब कुछ देख कर भी अम्मा को ही बुरा भला कहता। एक दिन बहू की सालगिरह थी। वो बोली, अम्मा रात को मेरे मेहमान आएंगे, इनके सामने ना आना। रात को मेहमान आए तो अहमद के कहने पर सलमा इनके लिए पानी लेकर गई तो बहू ने मेहमानों के बीच सलमा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, नौकरानी यहाँ से दफा हो जाओ। इतना कहना था कि अचानक गांव के सबसे आखिर में अलग थलग मौजूद एक पोसीदा सा घर था जो इस कदर खस्ता हाली का शिकार था कि मगरिब के बाद वो किसी खंडर से कम ना लगता। इस घर में सलमा नामी 27 साला लड़की अपने शोहर आकिब और 2 साला बेटे अहमद के साथ रहती थी। आकिब एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। इतना कमाल आता कि इन तीनों का गुजारा अच्छा हो जाया करता। सलमा बड़ी ही सब्र शुक्र करने वाली लड़की थी। शोहर के दुख सुख में इसका साथ देती। वो शोहर के मुकाबले में बेहद खूबसूरत थी। जबकि आकिब जो इसका खालाजाद था एक वाजबी सी शक्ल का बड़ी उम्र का आदमी था। ये बात शादी के इतने साल बाद भी आकिब को शर्मिंदा सा कर दिया करती कि वो बीवी जैसा हसीन नहीं है। वही अहमद भी बाप जैसा ही था मगर इसमें कशिश बहुत थी। अक्सर फैक्ट्री से आते हुए आकिब को देर भी हो जाती। एक रात बारिश होने की वजह से आकिब को आने में देर हो गई। वो पहले सायादार जगह पर खड़ा बारिश रुकने का इंतजार करता रहा। जब बारिश रुकी तो इसी पल वहां से गोलगप्पे वाला अपना ठेला लिए जा रहा था। आकिब ने इससे कुछ गोलगप्पे लिए। जानता था कि सलमा को बहुत पसंद है। वहीं दूसरी जानिब सलमा इस खौफनाक तूफानी बारिश और अंधेरी रात को देखकर मुसलसल खौफ खाए जा रही थी। आज तो आकिब भी न जाने कहाँ रह गया था। सलमा दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई। जब अहमद बादल गरजने से जाकर रोने लगा वो फौरन अहमद को सीने से लगाकर चुप करवाने लगी। मगर ऐन इसी वक्त तेज मूसलाधार बारिश में दरवाजे पर दस्तक हुई। सलमा ने समझा कि आकिब आ गया है। इसने अहमद को बिस्तर पर लेटाया ताकि बाहर जा सके मगर अहमद पूरी शिद्दत से रोने लगा तो मजबूरन इसे अहमद को भी साथ ही उठाए दरवाजे तक आना पड़ा। जल्दबाजी में वो ये भी सोचना भूल गई कि दरवाजा खोलने से पहले एक दफा पूछ तो ले बाहर आकिब है या कोई और। इसने हड़बड़ी में दरवाजा खोला और कहा, आकिब जल्दी अंदर आ जाए, बहुत तेज बारिश हो रही है। बगैर चेहरा देखे वो रोते अहमद को संभालती हुई भागकर कमरे में आई थी। कमरे में आने की देर थी कि इसने कमरे में भारी कदमों की चाल सुनकर पलटकर देखा। एक पल को तो इसके रोंगटे खड़े हुए थे। इसे लगा शायद इसकी सांसें रुक चुकी हैं क्योंकि सामने आकिब नहीं बल्कि कोई और ही खड़ा था। अहमद मजीद बुलंद आवाज में रो रहा था। जब सलमा बमुश्किल हवास बहाल करते हुए नफरत भरे लहजे में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे घर से वरना अच्छा नहीं होगा। सामने इसके ही खानदान का एक लड़का खड़ा था जो सलमा को पसंद करता था। वो अच्छी आदत का मालिक हरगिज न था। हर वक्त आवारा गर्दी और सिगरेट फूंकने का शौकीन था। सलमा ने इसे इनकार कर दिया था और आकिब से शादी कर ली। मगर सलमा की शादी के बाद ही कई बार वो सलमा को कह चुका था कि तुम आकिब से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। क्या रखा है इस कोयले की कान में? इसने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय इस खंडर जैसे घर और दिल में दफन होती अनगिनत ख्वाहिशात के। मगर सलमा ने इसे थप्पड़ मारकर अच्छा खासा जलील कर दिया था। इसके दिल में वजूद नरम गोशा अब अच्छी खासी आग पकड़ चुका था। रही सही मोहब्बत अब जुनून बन चुकी थी। वो चलता हुआ सलमा के करीब आने लगा और फिर बोला, चलो सलमा, यही सही मौका है। मैं और तुम भाग जाते हैं। फेंक दो इस बच्चे को यहीं। हम दूर जाकर अपना नया घर बसाएंगे। सलमा ने जब इसकी आंखों में उतरता हुआ लावा देखा तो इसकी सांसें रुकने लगी। वो यहाँ दुआएं कर रही थी कि जल्द अज जल्द आकिब घर आ जाए। वहीं दूसरी जानिब आकिब चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सलमा के लिए गोलगप्पे और अहमद के लिए दुकान से चॉकलेट्स खरीद कर घर आ रहा था। इसे तो अंदाजा ही ना था कि यहाँ इसकी सलमा किस मुसीबत में फंस चुकी है। वो शख्स सलमा के करीब आने लगा तो इसने इसे धक्का दे दिया और बोली, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ और सिर्फ आकिब से मोहब्बत करती हूँ। तुम जैसे आवारा बद किरदार को देखना भी पसंद नहीं करती। ये अल्फाज इस शख्स की अना को ठेस पहुंचा चुके थे। वो अना की तस्कीन की खातिर अगला कदम उठाने लगा जिसे भांप कर सलमा ने इस कमरे से निकलना चाहा।
मगर इसी पल इस शख्स ने सलमा को दबोच लिया। मूसलाधार बारिश का शोर, बादल के गरज चमक और तूफानी हवाएं, वहीं अहमद के चीखने और रोने की आवाजें, और इस पर इस दरिंदा सिर्फ इंसान का सलमा की इज्जत पर हमला। इसने अहमद को सलमा से छीन कर दूर फेंका था। बेचारा अहमद पूरी कुव्वत से फर्श पर पटका गया। सलमा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, रो रही थी, मिन्नतें कर रही थी, मगर इस पर तो जैसे कुछ असर ही ना हो रहा था। जो ही इसने अगला कदम उठाना चाहा, तो अचानक इस शख्स के सर पर एक वजनी चीज आकर लगी। वो कराह कर चलाते हुए पीछे हटा। पीछे आकिब आग बबूला खड़ा था। अगले ही पल इसने इस शख्स को गिरेबान से पकड़ लिया और अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। वो इसे मार रहा था और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दाखिल होने की और मेरी बीवी बच्चों को अजियत पहुंचाने की। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। इसी पल सलमा फौरन अहमद के पास गई और अहमद को गले से लगा लिया। अहमद के सर पर चोट लगी थी और खून भी बह रहा था। वो इसे सीने से लगाए चुप करवाने लगी और सहमे हुए एक तरफ खड़ी अपने शोहर और इस शख्स की लड़ाई देखने लगी। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और इस दरिंदा से शख्स ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और निकालकर इसने तेज धार आकिब की जानिब की और कहने लगा, खबरदार जो मेरा करीब आए वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। आकिब एकदम से पीछे खड़ा हो गया। वो चाकू थामे हुए सलमा की जानिब आने लगा। कहने लगा, चुपचाप सलमा को मेरे हवाले कर दो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो चाकू लिए पहले आकिब और फिर सलमा की जानिब बढ़ा। इससे पहले कि वो चाकू से सलमा पर वार करता, आकिब ने फौरन पीछे से दबोच लिया और यूं इनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। कुछ ही लम्हों में सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि वो चाकू आकिब के पेट में पियोस हो चुका था। वो दर्द के मारे तड़पने लगा। वो चाकू इसके वजूद में ही पियोस्त था। जब इस शख्स को अंदाजा हुआ कि इसने सचमुच एक शख्स को चाकू घोंप दिया है, तो इसके चेहरे पर पसीना आ गया। वो पसीने से शराबूर होकर थर थर कांपने लगा। आकिब ने इस चाकू को हिम्मत करके अपने पेट से निकाला और इस शख्स को मारने लगा, मगर इसका वजूद कपकपा रहा था, इसलिए वो हल्के वार इसके कंधे और पेट की तरफ लगने शुरू हो गए। वो वार गहरे ना थे। शोहर को जख्मी देखकर अहमद और सलमा दोनों ही चीखने चिल्लाने लगे। सलमा ने अहमद को वहीं छोड़ा और भागकर अपने शोहर के पास आई। वो गुस्से से इस शख्स को मारने पीटने लगी। वो पूरी कुव्वत से इस पर हमला आवर हुई, मगर मौका देखते ही खुद को छुड़वाकर वो शख्स वहां से भाग गया। बेचारा आकिब दर्द से तड़प रहा था। इसकी आंखें बंद हो रही थी। बारिश और बादल के चमकने की शोर की वजह से आवाज दूसरे घरों तक न जा सकी थी। इनका घर भी कुछ आबादी छोड़कर था, इसलिए लोग अपने कमरों में दुबक कर बैठे थे। किसी को भी इनकी आवाज सुनाई न दी। सलमा रो रो कर अपने शोहर को देखने लगी और इसके जख्म पर अपना दुपट्टा रखा और कहने लगी, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मगर शायद आकिब को अंदाजा हो चुका था कि वो ज्यादा देर नहीं रह सकता। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। रोते हुए इसने बामुश्किल कपकपाते हाथों से अहमद के सर पर हाथ फेरा और सलमा का हाथ थामकर कहने लगा, मुझे माफ कर देना। मैं जिंदगी के इस कठिन सफर में तुम्हारा मजीद साथ नहीं दे पाऊंगा। वो शख्स बहुत बुरा है। मैं जानता हूँ तुम इसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकोगी, मगर तुम किसी की मदद लेकर इससे छुटकारा हासिल कर लेना। मेरे बाद अगर हो सके तो दूसरी शादी कर लेना, मगर मेरे बच्चे को कभी भी कोई तकलीफ मत होने देना। वो यही कह रहा था जब इसकी रूह परवास कर गई। सलमा का आखिरी सहारा इसका शोर इसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। सुबह तक पूरे गांव में ये बात आम हो गई कि सलमा के यहाँ रात को चोर घुस आए। इनसे हाथापाई में आकिब मारा गया। बेचारी सलमा बेवा हो चुकी थी। सिसक सिसक कर अहमद को सीने से लगाए रोती रही। गांव वालों ने कफन दफन का इंतजाम कर दिया था। गांव के बड़ों ने इद्दत पूरी होने तक सलमा के राशन का इंतजाम भी कर दिया, मगर ये माह भी रेत की तरह हाथ से फिसलते चले गए। आखिर कोई कितनी जिम्मेदारी उठाता। वक्त के साथ साथ सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए और सलमा और इसका बेटा भूख और अफलास से गुजरने लगे। एक रोज वो इसी फैक्ट्री में गई जहां इसका शोहर मुलाजमत करता था। बहुत मिन्नतें समझते गई, तब जाकर इसे कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल गई। वो दिल लगाकर वहां पर मेहनत मुशक्कत करके रोजी रोटी कमाने लगी, ताकि अपना और अपने बेटे का पेट पाल सके। फैक्ट्री के साथ ही एक स्कूल भी मौजूद था,
इसने वहां पर अपने बच्चे को दाखिल करवा दिया। अहमद दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा और यूं ही कामयाबी हासिल करते हुए इसने अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली। सलमा बेटे को ढेरों दुआएं देती। अहमद शादी की उम्र को पहुंचा तो इसे अपने ऑफिस में ही एक लड़की पसंद आ गई। वो इससे बेतहाशा मोहब्बत करने लगा था, इतनी मोहब्बत कि इसके होते हुए वो अपनी माँ को भी भूल जाया करता। अहमद ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर ली, जो एक मॉडर्न और खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। इसका मिजाज ही ऐसा था। इसने जब अपनी सास को देखा तो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। अक्सर अहमद को कहती कि तुम्हारी माँ कैसी है, इतना धन दौलत होने के बावजूद कैसे पुराने कपड़े पहनकर घूमती रहती है। मेरे रिश्तेदार इस घर में आए तो कहने लगे, ऐसे लगता है जैसे ये तुम्हारी माँ नहीं बल्कि नौकरानी है। बार दफा तो मेरे रिश्तेदार तुम्हारी माँ को नौकरानी समझकर काम भी कह देते हैं। ये तो फिर बाद में मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। अहमद ने जब ये सुना तो इसे भी बहुत बुरा सा लगने लगा था, क्योंकि दोनों ने अपने रहन सहन का तरीका काफी हद तक बदल दिया था। जबकि सलमा आज भी वैसी की वैसी ही गांव की रहने वाली सादा सी औरत थी। अहमद चलता हुआ माँ के पास आया और आकर कहने लगा कि माँ, अब आप अपना हुलिया बदल दें। वक्त बदल चुका है। अब आप गांव में नहीं रहती बल्कि शहर में एक होनहार बेटे की माँ हैं। आपके पास किस चीज की कमी है? आखिर क्यों ये सादे और पुराने कपड़े पहनकर घूमती रहती हैं? वक्त के साथ साथ खुद को बदलें। सलमा ने जब बेटे के मुंह से पहली दफा ये अल्फाज सुने तो परेशान से हो गई। कहने लगी कि बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझसे चमकीले भड़कीले कपड़े कहाँ पहने जाते हैं? मैं तो शुरू से ही ये सादे कपड़े पहनती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। अहमद ये सुनकर बुड़बुड़ाता हुआ वहां से चला आया। कुछ ही माह में इसकी बीवी ने अपनी सास यानी सलमा को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। सलमा इतनी तेज तर्रार ना थी, बल्कि एक शरीफ और सादा सी औरत थी, जो काम भी बहू कहती फौरन कर दिया करती और यही कहती कि मेरे बेटे का घर है, अगर यहाँ काम काज मैं नहीं करूंगी तो आखिर कौन करेगा। यूं ही करते करते बहू इस घर की मालकिन और सास घर की नौकरानी बन चुकी थी। वो जरा सा काम गलत होने पर सलमा को डांटने लगती और बार बार याद दिलाती रहती कि फलां चीज इतनी महंगी थी और तुमने पलक झपकते ही तोड़ डाली। अहमद इतनी मेहनत से कमाता है, तुम न जाने कैसी माँ हो जो इसका नुकसान करती रहती हो। अहमद सब कुछ देखता भी रहता और ये भी जानता था कि इसकी माँ मासूम है और इसकी बीवी जानबूझकर इसकी माँ को डांटती है और बात को बढ़ावा देती है। मगर इसके बावजूद इसने कभी भी बोलकर अपनी बीवी को चुप करवाने की कोशिश नहीं की थी। उल्टा वो भी खामोशी से ये सब कुछ देखकर माँ को गलत कहने लगता और समझाने लगता। सलमा ने जब बेटे का बदलता हुआ रवैया देखा तो घुट घुट कर रोती रहती। सारी रात इसकी रोते हुए गुजर जाती। वो यही सोचती रहती कि आखिर वो अपने बेटे की तरबियत करने में कहाँ गलत रह गई, जो आज इसके साथ ये सब हो गया है। इसने तो अपने बेटे की बड़ी ही अच्छी तरबियत की थी और इसे छोटे बड़े की तमीज सिखाई थी, मगर आज जो कुछ इसके साथ हो रहा था इसने कभी नहीं सोचा था कि इसका बेटा कभी इसके साथ यूं भी करेगा। नए जख्म मिले तो पिछले सारे जख्मों का दर्द ताजा हो जाता है। कुछ ऐसा ही सलमा के साथ भी हुआ था। एक रोज इसकी तबीयत शदीद खराब थी, पूरा वजूद दर्द से चूर हो रहा था और बुखार भी हो रहा था। वो अपने कमरे में सो रही थी जब बेटा और बहू अपने कमरे से निकलकर बाहर आए। वो दोनों नाश्ते की मेज पर बैठ चुके थे। इनका ख्याल था कि हमेशा की तरह आज भी सलमा ने गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर तैयार रखा होगा और वो जो ही बाहर आकर बैठेंगे तो वो दौड़ी दौड़ी बहू बेटे के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर बाहर आएगी। वो दोनों भी बैठे थे कि 5 मिनट गुजर गए मगर कोई नाश्ता लेकर नहीं आया। सलमा की बहू को गुस्सा आया था और वो वहीं से चिल्लाकर बोली, अम्मा, अभी तक खाना क्यों नहीं लाई? आज नाश्ता बनाने में इतनी देर क्यों कर दी? एक तो पहले ही बहुत भूख लगी है, कोई जूस ही बनाकर दे देती। मगर किचन से कोई आवाज ना आई। आखिर अहमद भी बुड़बुड़ाकर बोला कि मुझे दफ्तर जाने में देर हो रही है, जाकर देखो अम्मा को इतनी देर क्यों हो रही है। सलमा की बहू किचन में आई और मंजर देखकर गुस्से से आग बगोला हो गई। पैर पटकते हुए वापस अहमद के पास आई और कहने लगी, तुम्हारी माँ तो किचन में मौजूद ही नहीं है, सारा सामान वैसे का वैसे ही पड़ा है। क्या इसे खबर ना थी कि हमने खाना खाना है? कोई इस हद तक कामचोर भी कैसे हो सकता है? अहमद को भी गुस्सा आ गया और चिल्लाकर कहने लगा, अम्मा कहाँ हो? तुम अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया? क्या तुम्हें खबर नहीं कि मुझे दफ्तर जाना होता है? इन सब से बेखबर सलमा अपने कमरे में सो रही थी।
जो ही अहमद गुस्से से दिल बर्दाश्ता होकर कमरे में गया तो सामने माँ चत लेटी हुई थी। वो माँ के बिस्तर को ठोकर मारकर कहने लगा, अम्मा तुम इतनी देर तक क्यों सो रही हो? सारी रात क्या जगराते पर थी? मैं दफ्तर से लेट हो रहा हूँ और अब मुझे भूखा ही दफ्तर जाना पड़ेगा। तुमने आखिर नाश्ता क्यों नहीं बनाया? माँ जो बुखार से तप रही थी और बामुश्किल आंखें खोलकर बेटे को देखने लगी। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो आंखें मसलते हुए बेटे से कहने लगी कि मुझे बुखार था, सारी रात मैं सुकून से सो नहीं सकी, अभी फजर के बाद ही मेरी आंख खुली है। अहमद ने जब ये सुना तो बजाय माँ की हालत दरियाफ्त करने के इससे कहने लगा, अच्छा बहाना है माँ, अब मुझे तो भूखा जाना पड़ेगा। सारा दिन खराब कर दिया मेरा, बिला वजह के ड्रामे हैं आपके। जानती भी है कि मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जानबूझकर आपने ऐसा किया। सलमा बेटे को सफाइयां पेश करती रह गई जबकि बेटा बुड़बुड़ाता हुआ गुस्से से वहां से चला गया। सलमा में हिम्मत ना थी मगर इसके बावजूद वो लड़खड़ाते हुए बाहर तक आई और बेटे को बताने लगी कि मैं सच में बीमार थी, बेशक मेरे सर पर हाथ लगाकर देख लो। मगर अहमद घर से चला गया। तभी बहू इससे कहने लगी, अब बाहर कहाँ जा रही है? आपका बेटा जा चुका है, वो दफ्तर से कोई चीज लेकर खा लेगा, मगर मैं तो भूखी हूँ, मुझे तो कोई खाना लाकर देने वाला नहीं, इसलिए बेहतर है कि जल्दी से मेरे लिए पराठा बनाकर लाएं प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। सलमा ने बहू की बात सुनी तो मुंह ही मुंह में अल्फाज दब कर रह गए। वो कहना चाहती थी कि बहू मुझे बुखार है, मैं सारी रात कराहती रही मगर वो कुछ न कह सकी। इसे यूं खड़ा देखकर सलमा की बहू चंगाड़ी थी। वो इसे कहने लगी कि अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो, जाती क्यों नहीं? बेचारी सलमा सर झुकाए रोते हुए वहां से चली गई और बहू के लिए कपकपाते हाथों से नाश्ता बनाने लगी। जो ही इसने चाय कप में डालने के लिए देगची उठाई तो इसके हाथ की कपकपाहट की वजह से देगची छोड़कर इसके ऊपर ही गिर गई। वो दर्द से बलबलाने लगी। इसके हाथ और बाजू पर छाले निकलने लगे थे मगर शोर की आवाज सुनकर इसकी बहू इसी पर चिल्लाने लगी कि पहले ही भूख से निडाल थी, तुमने चाय भी गिरा दी और गंदगी फैला दी, क्या अंधी थी नजर नहीं आ रहा था? सलमा खुद ही उठी और अपने छालों पर मरहम लगाने लगी और वापस कमरे में आकर लेट गई। सारा दिन भूखी प्यासी रही। शाम को तबीयत कुछ बेहतर हुई तो खुद ही अपने लिए खाना बनाया। बहू बेटे को तो परवाह ही ना थी, अक्सर रो रो कर दुआ करने लगती कि खुदा ये वक्त दिखाने से पहले तू मुझे अपने पास बुला लेता, कम से कम मेरे पास मेरे बेटे की अच्छी यादें तो होती। अगर मुझे खबर होती कि मेरा बेटा बड़े होकर मेरे साथ ऐसा करेगा तो इस रात अपने शोहर के साथ मर जाती। मैं जवान थी, खूबसूरत थी, मगर मैंने शादी ना की। जानती थी अगर दूसरी शादी कर ली तो लोग मेरे बच्चे को खुश नहीं रहने देंगे, मेरे बच्चे का हक मारा जाएगा। अगर दूसरी शादी करके मेरे बच्चे भी हो जाते तो मेरा ध्यान भी शायद इन्हीं पर चला जाता और मैं शोहर के साथ अच्छा रवैया रखने की कोशिश करती क्योंकि मेरा ज़हन घर बसाने का भी होता। अपने बच्चे की खातिर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और यही बच्चा आज मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। कितनी ही देर सलमा रोती रही और शोहर को याद करती रही। चंद दिन यूं ही गुजर गए। जब बहू और बेटे की शादी की सालगिरह थी, उन्होंने घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा था। इसने कई मेहमानों को बुला रखा था। सारी तैयारियां जब मुकम्मल हो गई तो सलमा की बहू सलमा के पास आई और आकर कहने लगी कि अम्मा जी, आज हमारे बहुत से रिश्तेदार और करीबी दोस्त आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इनके सामने ना आए, इसी में ही आपकी और आपके बेटे की बेहतरी होगी। सलमा ने जब ये सुना तो दिल में दर्द की तीसें उठी थी मगर फौरन सर हिला गई और इसने सारे खाने का बंदोबस्त किया था। आज इसके बेटे की शादी की सालगिरह थी मगर एक बार भी इसने आकर अपनी माँ से दुआएं नहीं ली थी। घर में मेहमान आने लगे, बाकी नौकर चाकर इन्हें लवाजमात देने में मसरूफ थे। जब इसके दफ्तर के बॉस वहां आए तो अहमद फौरन किचन में आया और आकर कहने लगा, अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर मेरे बॉस हैं, जल्दी से इनके लिए कोल्ड ड्रिंक पेश करें। माँ भी फौरन कोल्ड ड्रिंक लेकर बाहर चली गई मगर जब बहू ने सास को देखा तो गुस्सा करने लगी। इसने मेहमानों का भी लिहाज ना किया और आगे बढ़कर सास के मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, ए नौकरानी, तुझे कहा था कि बाहर मत आना, किसकी इजाजत से तू यहाँ आई है? सलमा ने मेहमानों के बीच अपनी तस्लीम देखी तो वो बुत बनी खड़ी रह गई। इसका हाथ अपने गाल पर था, वो कुछ भी ना बोली। इसका जी चाहा था कि अभी इसकी सांसें रुक जाएं और यूं ही वापस पलटने लगी। तो तभी किसी ने इसे पुकारा,
सब इस जानने मुतवज्जा हुए वो अहमद के बॉस थे। उन्होंने अहमद की माँ को पहचान लिया था। वो जानते थे कि नौकरानी नहीं बल्कि माँ है, क्योंकि अहमद की शादी पर भी वो शरीक हुए थे और अहमद की माँ से मुलाकात की थी। अहमद की माँ वहीं रुक गई। वो चलते हुए सलमा के पास आए और कहने लगे, अगर मैं गलत नहीं तो शायद ये तुम्हारी माँ है। अहमद को ना चाहते हुए भी सच कबूल करना पड़ा कि जी सर, मेरी माँ है। तभी इसने अहमद की बीवी को देखा और कहने लगा, ये आपकी सास थी जिनको आपने अभी अभी थप्पड़ मारा। और नौकरानी कहा तो मजबूरन इसे भी हाँ में सर हिलाना पड़ा। जब अहमद के बॉस ने ये देखा तो इसने इंतहाई हकारत भरी नजरों से अहमद को देखा और कहने लगा, मुझे तुम जैसे होनहार और काबिल लड़के से हरगिज ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसा रवैया रखते हो। तुम जैसों को मैं कभी भी अपने दफ्तर में काम करने नहीं दे सकता जो अपनी माँ से ऐसा रवैया रखते हो। अहमद फौरन सफाइयां पेश करने लगा, मगर इसने हाथ उठाकर चुप करवा दिया और कहने लगा, मैं अभी के अभी तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, कल तुम्हें दफ्तर आने की जरूरत नहीं। और फिर सलमा से कहने लगा कि आप मेरे साथ चले। सलमा थप्पड़ खाकर खामोश हो चुकी थी और चुपचाप इस शख्स के साथ चलने लगी। वो शख्स कहने लगा कि तुम जैसे लोग सलमा की कदर जानते ही नहीं, जबकि तुम्हारी शादी पर शरीक होकर मैं तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ जान चुका था। चाहता था कि मैं तुम्हारी माँ से शादी कर लूं, मगर अब इनकी हालत देखकर मैं इन्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। सलमा बुत बनी खड़ी इस शख्स के साथ चलती हुई इसकी गाड़ी तक आई। वो शख्स इनसे कहने लगा कि आप ऐसी औलाद अफोर्ड ही नहीं करते। मैं आपसे शादी करूंगा और हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। आप फिक्र मत करें, इस औलाद के साथ यही होना चाहिए। मगर जो ही सलमा सेहन तक आई तो वो वहीं गश खाकर गिर गई। अहमद दौड़ा दौड़ा माँ की तरफ आया, माँ को अस्पताल ले गया, मगर सलमा की रूह परवास कर चुकी थी। मगर मरने से पहले इसने इस शख्स से हाथ जोड़कर कहा था कि मेरे बेटे को नौकरी से मत निकालो। इसने बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा कर इसे यहाँ तक पहुँचाया है। खुदारा मेरे बेटे को नौकरी से मत निकालो। अहमद ने जब ये सुना तो फूट फूट कर रोने लगा। इसकी बहू भी शर्मिंदा खड़ी थी, मगर अब पछताने का क्या फायदा। अहमद ने अब्बू के पहलू में ही अपनी माँ को दफनाया था और फिर कितनी ही देर फूट फूट कर रोता रहा, माँ से माफी मांगता रहा।